हेलो स्टूडेंट। पूर्व के वीडियो में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा और उसकी एजेंसीज के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण पर एडवर्ड शील्स के विचार क्या हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख व्याख्याकारों में एडवर्ड शील्स का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। शील्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में आधुनिकीकरण की व्याख्या करते हुए राष्ट्रों के 5 प्रतिमान आधुनिक राष्ट्रों के 5 पैटर्न्स बताए हैं। उन्होंने क्लासिफिकेशन करते हुए बताया कि इन 5 पैटर्न्स के माध्यम से हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो पैटर्न है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा पैटर्न आता है टटरली डेमोक्रेसी यानी कि नाम मात्री लोकतंत्र। तीसरा आता है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की यानी कि आधुनिकीकरणशील वर्ग तंत्र। नेक्स्ट आता है हमारे टोटलिटेरियन ओलिगार्की यानी कि सर्वाधिकारी वर्ग तंत्र। अगला आता है ट्रेडिशनल ओलिगार्की यानी कि परंपरागत वर्ग तंत्र। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप का प्रतिनिधि होता है जो आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख होता है। पॉलिटिकल तरीके से जो राष्ट्र विकसित होते हैं वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ पूरी तरह से झुके हुए होते हैं। इस प्रकार की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है और एडवर्ड शील्स ने इसे प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिक शासन के रूप में परिभाषित किया है। उसने बताया है कि इसके लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बताएंगे जैसे सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, राजनीतिक दलों की अनिवार्यता, सत्ता का कानूनी रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, लोकतांत्रिक आत्म नियंत्रण व संवैधानिक सरकार, प्रशिक्षित व संगठित लोक सेवाएं, कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता। ये सब जो लक्षण हैं वो अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में पाए जाते हैं तो वह राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतिमान पर खरी उतरती है। अर्थात कि जनता का अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता हो, प्रतिष्ठित लोक सेवक हो, लोक सेवाएं हो, कानून का शासन हो, लोकतांत्रिक मूल्य हो, तो ये सारी चीजें किसमें काउंट होती हैं? ये काउंट होती हैं राजनीतिक लोकतंत्र में काउंट होती हैं और जिसे हम कहते हैं कि वो लोकतंत्र की ओर उन्मुख है। दूसरा हमारा आता है वो कहलाता है नाम मात्री लोकतंत्र। इसे संरक्षक लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा श्रेष्ठ रूप है। पहला तो हमने पढ़ा प्रजातंत्रीय श्रेष्ठ रूप, दूसरा आता है टटरली डेमोक्रेसी या नाम मात्री लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में ये राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से किस तरह से अलग है, क्योंकि इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनाएं जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यावहारिक रूप में सक्रिय नहीं होती हैं। इसमें वास्तविक सत्ता कार्यपालिका के हाथ में होती है और यह जो व्यवस्था है वो उन देशों का अनुकरण करने की कोशिश करती हैं जहां राजनीतिक लोकतंत्र है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कार्यपालिका की श्रेष्ठता की बात की जाती है, मतलब ये संस्थात्मक अध्ययन पर बल देती है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण, विरोध की व्याख्या करने का अधिकार, सक्षम और वफादार नौकरशाही, कानून का शासन। ये विशेषताएं मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली जो विशेषताएं थी वो कैसी विशेषताएं थी? वो व्यावहारिक थी, जबकि जो इसमें जो विशेषताएं हैं वो संस्थात्मक हैं, संरचनात्मक विशेषताएं हैं। तो व्यवहार में तो ये नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसे इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था राजनीतिक प्रजातंत्र की परिस्थितियों के अभाव में ही अपनाई जाती है। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। यह व्यवस्था आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र किसे कहा जाता है? ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होती है। इसकी स्थापना नागरिक और असैनिक दोनों क्षेत्रों में ही हो सकती है।
इसमें सरकार सैनिक शक्ति पर ही टिकी होती है और सदा विरोध और विद्रोह का भाव बना रहता है। ये क्या होती है, परंपरागत वर्गतंत्र से थोड़ी डिफरेंट होती है। और इसमें क्या होता है, जो शासन की बागडोर है या तो असैनिकों के हाथों में हो सकती है जिनका सैनिकों पर नियंत्रण है, या उच्च सैनिक अधिकारियों के हाथों में हो सकती है। इस राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य बनाए रखने के लिए सैनिक शासन और गैर सैनिक जनता का सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें संसद नाम मात्र की संस्था होती है, क्योंकि ये सैनिक शासन भी हो सकता है और असैनिक भी। इसमें विरोधी पक्ष को अवैध माना जाता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का अभाव होता है। सार्वजनिक संचार के साधनों पर नियंत्रण रहता है। नौकरशाही की स्थिति बहुत अधिक मजबूत रहती है। कानून के शासन व निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव पाया जाता है। क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमारे कि सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र क्या है। इसका संबंध फासीवाद तथा नाजीवाद जैसी शासन व्यवस्थाओं से होता है। चीन की साम्यवादी शासन व्यवस्था इसका मुख्य उदाहरण कहा जा सकता है, और यह व्यवस्था तानाशाही शासन की सूचक होती है। इसमें मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कोई महत्व नहीं होता है। जैसा कि नाम से विदित होता है कि ये व्यवस्था तानाशाही शासन व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता है, और ये ज्यादातर एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे कि इसमें वर्ग और जाति जैसी विशेषता के आधार पर सत्ता का किसी वर्ग विशेष में केंद्रीयकरण होता है। अनुशासित व सुसंगठित अभिजन वर्ग होता है। साम्यवादी दल की सर्वोच्चता होती है। विधि के शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। साम्यवादी विचारधारा का विकास होता है। संसदीय संस्थाओं का प्रदर्शनात्मक उद्देश्य देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक विशेषताएं राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की विशेषताएं इसमें कहीं भी देखी हुई नहीं जा सकती हैं। ये तानाशाही व्यवस्था का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ट्रेडिशनल ओलिगार्की में क्या होता है, परंपरावादी धार्मिक विश्वासों से संबंधित शक्तिशाली राजतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत शासक वर्ग वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसमें कोई विधायिका नहीं होती है। शासक वर्ग ही कानून का निर्माण करता है। इसमें जनसेवा का कोई महत्व नहीं होता है। संपूर्ण शासन व्यवस्था सामंतवाद पर आधारित होती है। इस शासन में जन सहभागिता का अभाव पाया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि धार्मिक विश्वासों से संबंधित शक्तिशाली राजतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती है। शासक वर्ग क्या होता है, वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता है, और इसमें कोई भी विधायिका नहीं होती है, और शासक वर्ग द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शासक वर्ग राजनीतिक सत्ता का प्रयोग स्वयं द्वारा चुने हुए सलाहकारों की मदद से करता है। नौकरशाही नहीं के बराबर होती है। शासक अपने शासन को चलाने के लिए सीमित और कुशल सेना और पुलिस की व्यवस्था करता है। चूंकि सामंतवादी व्यवस्था होती है, क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे शासक होते हैं। इसमें विरोधी पक्ष का अभाव होता है। जनमत का निर्माण करने वाली संस्थाएं नहीं होती हैं, क्योंकि जनता का कोई रोल नहीं होता है। जो सारी इच्छा जो होती है, सारा शासन, सारे आदेश किसके होते हैं, राजा के होते हैं। तो इन सब विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एडवर्ड शील्स ने जिन 5 प्रतिमानों का हमारे सामने जिक्र किया है, उससे पता चलता है कि सभी व्यवस्थाएं किसी न किसी तरह से एडवर्ड शील्स के वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। इससे में ये पता चल जाता है कि कौन सी व्यवस्था के द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण का विचार अधिक व्यवहारवादी और यथार्थवादी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र है, सीमित लोकतंत्र है, परंपरावादी लोकतंत्र है। तो ये जो लोकतंत्र है, इनमें जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है
हालांकि उन्होंने अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं है कि इनमें खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो प्रारूप है उनमें अलग अलग तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब ये माना जाता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में जो अंतर हैं वो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या दोनों एक दूसरे के रूप हैं। तो इन अंतरों के बारे में जो चर्चा है वो ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा एक सीमित अवधारणा है, जबकि विकास की अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण से व्यापक है। दूसरी बात है, राजनीतिक विकास जो होता है वो रिवर्सेबल भी हो सकता है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सीधी होती है। फिर है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित होती हैं, जबकि आधुनिकीकरण में क्या होता है, सुनिश्चित अवस्थाएं नहीं होती हैं। कई बार राजनीतिक विकास राजनीतिक पतन का भी रूप ले लेता है, लेकिन आधुनिकीकरण तो हमेशा आधुनिकीकरण ही रहता है। और तीसरी बात है कि राजनीतिक विकास प्रक्रिया से स्वतंत्र होता है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से आधुनिकीकरण स्वतंत्र होकर के उसका एक भाग होता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण बुद्धि संगतता, विभिन्नीकरण, सहभागिता, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक स्वरूप व क्षमता पर अधिक जोर देता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में मुख्य रूप से औद्योगिकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन शामिल किया जाता है, जबकि राजनीतिक विकास का आधार क्या है, संस्थाकरण होता है, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्थाएं जनता की मांगों को पूरा करती हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाओं का योग है। जहां राजनीतिक विकास की धारणा विकसित और व्यापक है, वहीं राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा सीमित है। जहां विकास की प्रक्रिया से राजनीतिक विकास स्वायत्त होता है, वहीं राजनीतिक आधुनिकीकरण से चिपका रहता है। इसलिए माना जाता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।